हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग पार्ट 2 दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। 250 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन आंसर रहेगा दोस्तों। आप लोग रिवीजन के पर्पज से इस वीडियो को देखिएगा और जितना से जल्दी से हो सके हम उतना जल्दी इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। फास्टली रिवीजन करने में आपको बहुत ही फायदे देगा दोस्तों। इससे एग्जाम में कोई भी एग्जाम बैठेगा, बीपीएससी हो, बीपीएससी 3.0 हो, या बिहार दरोगा हो, या बिहार एसएससी हो, कोई भी एग्जाम में आप बैठिएगा, या बिहार पुलिस हो, तो आपको इस क्वेश्चन आंसर से दोस्तों आपको लगभग पॉलिटी से जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें पॉलिटी से जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आने की प्रबल संभावना रहेगी दोस्तों। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 500 क्वेश्चन है कुल मिला के दोस्तों। पार्ट 1 में 250 क्वेश्चन दिया जा रहा है और पार्ट 2 में दोस्तों फिर 250 क्वेश्चन आज कराया जा रहा है। जो पार्ट 2 देखेंगे वो पार्ट 2 देखने से पहले आप पहले पार्ट 1 देखिए, प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से पार्ट 1 देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था करके है। उसके बाद दोनों वीडियो देखिए, उसके बाद कोई भी सेट लगाइए, आपको लगभग क्वेश्चन इसी से पकड़ाएगा दोस्तों। वो छाटा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, पूरा पॉलिटी से छाटा हुआ क्वेश्चन है। चलिए हम लोग, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और अपने साथी के पास वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप सबों के लिए इतना करें तो आप लोग भी कुछ कीजिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। समग्र भारतीय राज्य व्यवस्था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 252 से यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन सही है? लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते। सही बात है दोस्तों। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते, ये भी सही है। फिर देखिए, अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार अनुच्छेद 101 में है दोस्तों, ये भी आपका सही है। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष दोस्तों आपका अनुत सैनम थे दोस्तों। कौन थे? अनुत सैनम दोस्तों। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? अनुत सैनम दोस्तों। फिर से इस क्वेश्चन को एक बार देख लिया जाए। क्वेश्चन बोला है कौन सा सही है? इसमें सभी सही है दोस्तों। लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है दोस्तों, ये भी सही है। फिर देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते, ये भी सही है दोस्तों। अध्यक्ष के निर्णायक मत देने का अधिकार अनुच्छेद 101 के तहत देता है दोस्तों, ये भी सही है। और लोकसभा के उपाध्यक्ष प्रथम दोस्तों अनुत सैनम थे दोस्तों। चलिए हम लोग डी की ओर टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 253 देखिए दोस्तों। 253 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन लोकसभा अध्यक्ष के पद पर आसीन नहीं हुए दोस्तों? देखिए, बलराम झाकड़ हुए हैं, जो हुए उसको पढ़ रहे हैं। दुखन सिंह हुए हैं, दुक्कम सिंह हुए हैं और रवि राय हुए दोस्तों। लेकिन के संथानम नहीं हुए दोस्तों। के संथानम आपके पुंछी आयोग से संबंधित है दोस्तों, पुंछी आयोग दोस्तों। हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 254 देखिए, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा संपादित निम्नलिखित कार्यों में कौन सा नहीं है दोस्तों? एग्जाम में भी बैठिएगा तो सबसे पहले नहीं पर पकड़िएगा कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा संपादित निम्नलिखित कार्यों में कौन सा एक नहीं है। तो जो है उसको पहले पढ़ लेते हैं। संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार करना, संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार करना दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष सही है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करना, ये भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संपादित होता है। वह विचाराधीन विधेयक पर बहस कर रुकवा सकता है, ये भी बात सही है दोस्तों। लेकिन जो इनके हक में बात नहीं है दोस्तों वो आपका डी है दोस्तों। किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न पर अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष नहीं करता है दोस्तों, यहाँ पे ये लाइन आपका गलत है। चलिए हम लोग 255 देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य का चयन करना है दोस्तों, गलत को पकड़ना है। जो सत्य पहले हम लोग उसको पढ़ते हैं। यदि कोई संसद सदस्य 60 दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, सही है दोस्तों। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था 1976 में लागू की गई थी। भूतपूर्व जो संसद है, जो संसद पास्ट में है दोस्तों, जो पहले बने थे, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था 1976 में लागू की गई दोस्तों। और फिर नेक्स्ट देखिए, अध्यक्ष
संसद सदस्य को अपनी मातृभाषा अध्यक्ष जो है दोस्तों संसद सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने और आज्ञा अनुच्छेद 120 के तहत देता है दोस्तों। ये भी सही है, लेकिन आपका जो गलत है वो ये है दोस्तों, स्थगन प्रस्ताव केवल विपक्षी दल के नेता ला सकते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों, पक्ष दल के भी नेता ला सकते हैं। चैप्टर नंबर हम लोग 15 देखिए, भारत का महान्यायवादी। 256 देखिए, सर्वप्रथम भारत सरकार के विधि अधिकारी होते हैं दोस्तों, तो महान्यायवादी। सर्वप्रथम भारत के विधि अधिकारी कौन होते हैं दोस्तों? महान्यायवादी होते हैं। कौन होते हैं? महान्यायवादी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 257 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महान्यायवादी को किसी भी सदन अथवा उसकी समितियों में बोलने का अधिकार है दोस्तों? अनुच्छेद 88 के तहत दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महान्यायवादी को किसी भी सदन अथवा उनकी समितियों में बोलने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 88 दोस्तों। हम लोग देखते हैं आगे 258 देखिए, महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद पर धारण करता है दोस्तों। महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है, सही है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार, ये भी सही है दोस्तों। महान्यायवादी बनने के लिए वही अर्हता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को होता है दोस्तों। आपका सभी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग 59 देखते हैं 259, महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए महाधिवक्ता, इसकी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत की गई दोस्तों, ये बात सही है दोस्तों। वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। राज्य का जो सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है कौन होता है? महाधिवक्ता दोस्तों। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है दोस्तों, ये भी बात आपका सही है दोस्तों। लेकिन वह अपने पद पर राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न बना रहता है, ये गलत है दोस्तों। राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न नहीं बना रहेगा, राज्यपाल के पश्चात प्रयत्न बना रहेगा दोस्तों। इसलिए आपका 1, 2, 3 सही है दोस्तों। चैप्टर नंबर 16 देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 149 दोस्तों। क्या बोला गया? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तब अनुच्छेद 149 दोस्तों मारिएगा। 261 देखिए, भारत के महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के महान्यायवादी को नियुक्ति की जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 262 देखिए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संदर्भ में सही कथन को चुनना है दोस्तों। चलिए चुनते हैं हम लोग। यह सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। तो सार्वजनिक धन का जो है संरक्षक मतलब देखभाल करता है दोस्तों। फिर इसकी पदावधि 6 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक जो पहले प्राप्त कर ले दोस्तों, ये भी सही है। इसका वर्णन अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक किया गया दोस्तों, ये भी सही है। यानी तीनों क्वेश्चन आपका सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। 263 देखिए, कौन सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता दोस्तों? तो देखिए जो कर सकता है धारण, पहले उसको देखते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये पद धारण कर सकता है। भारत के महान्यायवादी ये भी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये भी पद धारण कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक नहीं कर सकता दोस्तों। फिर से देखिए, निम्नलिखित में कौन सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये कोई भी पद धारण नहीं कर सकते। ये सब जो है पद धारण कर सकते हैं दोस्तों। 264 देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? चलिए हम लोग देखते हैं। जो पहले है दोस्तों उसको देखते हैं। यहाँ पूछा है कौन कथन सही नहीं है। सही नहीं है तो एगो होगा दोस्तों, जो 3 है वो सही है, तो उसको सही वाला पहले पढ़ लेते हैं। भारत तथा प्रत्येक राज्य एवं प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से किए गए सभी व्यय विधि के अधीन इसकी जांच करता है दोस्तों, ये भी सही है। फिर देखिए, CAG केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। तो किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को दोस्तों। फिर देखिए, CAG भारत के सर्वोच्च न्यायालय CAG को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की
भांति पद से हटाया जा सकता है दोस्तों, सही बात है। आपका जो गलत है आपका सी है दोस्तों। सीएजी के लिए प्रतिवेदनों को संसद पटल पर लोकसभा का अध्यक्ष रखवाता है, ये आपका गलत है दोस्तों। सीएजी के दिए गए प्रतिवेदनों को संसद को पटल पर लोकसभा लोक लेखा समिति रखवाता है, लोकसभा अध्यक्ष नहीं रखवाता। ये आपका ये लाइन यहाँ पे गलत है। क्वेश्चन नंबर 265 देखिए, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित का एक मित्र गाइड और मार्गदर्शक होता है दोस्तों। तो लोक लेखा समिति का होता है दोस्तों। जो ऊपर में यहाँ जो लोकसभा दिया वहां लोक लेखा समिति ही होगा दोस्तों। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित का एक मित्र गाइड और मार्गदर्शक होता है, तो लोक लेखा समिति होता है। क्वेश्चन नंबर 266 चलते हैं। सीएजी राष्ट्रपति को कौन सा प्रतिवेदन सौंपता है दोस्तों? विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट दोस्तों। विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लोक परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेख परीक्षा रिपोर्ट दोस्तों। मतलब जो धनराशि व्यय होता है दोस्तों, कोई योजना जो आता है उस पर जो कितना खर्च हुआ, कितना धरातल पर उठता है, उसकी जांच करता है और उसका रिपोर्ट वो लोकसभा में रखता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारत के संचित निधि पे हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 17 में चलिए, भारत को संचित निधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, चलिए देखते हैं। इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 266 में की गई है। भारत की संसद, ये सही है दोस्तों, गलत है दोस्तों। इसमें 266 में नहीं की गई, ये गलत है। चलिए थोड़ा देख लेते हैं पहले ऑप्शन दोस्तों हम लोग। सॉरी दोस्तों, इसकी चर्चा संविधान के 266 में की गई है दोस्तों। और भारत की संसद की अनुमति के बिना भारत संचित निधि कोई भी धनराशि से नहीं निकाल सकता है दोस्तों। भारत की संसद की अनुमति के बिना भारत की संचित निधि से कोई भी धनराशि नहीं निकाली जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, संचित निधि में कोई धनराशि संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके पश्चात ही निकाली जा सकती है दोस्तों। आपका तीनों सही है दोस्तों, आपका तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 268 देखिए, किसका मिलान गलत है दोस्तों? देखिए, संचित निधि 267 अनुच्छेद में है दोस्तों, फिर आकस्मिक निधि 267 में है, उसी को बोलते हैं। विनियोग विधि दोस्तों आपका 116 में है, और 116 नहीं है दोस्तों, 117 विनियोग विधि आएगा दोस्तों। ये आपका यहाँ पे गलत है दोस्तों। वार्षिक वित्तीय विवरण दोस्तों आपका अनुच्छेद 122 है दोस्तों, वार्षिक वित्तीय विवरण। दोस्तों यहाँ पे आपका विनियोग विधेयक जो ये आएगा आपका 114 अनुच्छेद में आएगा दोस्तों, ये आपका गलत है। और देखिए, वार्षिक वित्तीय विवरण भी आपका ये भी गलत है दोस्तों, ये आएगा 112 अनुच्छेद में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। दोनों क्वेश्चन गलत है यहाँ पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 279 देखिए दोस्तों, भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण है दोस्तों? तो आपका संसद का। किसका नियंत्रण है? संसद का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 270 देखिए, भारत की संचित निधि में कहाँ से धन आता है दोस्तों? तो भारत की संचित निधि में जो धन आता है दोस्तों, भारत सरकार को प्राप्त राजस्व से आता है, भारत सरकार को प्राप्त उधारों से आता है दोस्तों, और भारत सरकार को दिए गए ऋणों से भुगतान से आता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 271 देखते हैं दोस्तों, लेखानुदान और अंतरिम बजट में क्या अंतर है? निम्न में से कथनों पर स्पष्ट कीजिए। लेखानुदान का प्रावधान एक नियत सरकार द्वारा उपयोग किया जाता है, जबकि अंतरिम बजट एक कार्यवाहक सरकार के द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्रावधान है दोस्तों। आपका ये एक गलत है दोस्तों, कार्यवाहक सरकार द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। लेखानुदान केवल सरकार के बजट में व्यय से संबंधित है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय और प्राप्तियों दोनों शामिल है दोस्तों। आपका 2 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 272 चलते हैं।
कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है दोस्तों? तो भारत के महान्यावादी का वेतन एवं भत्ते दोस्तों संचित निधि पे भारित नहीं होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 273 देखिए, कौन सा विधेयक बजट पर विनियोग विधेयक के साथ साथ पारित किया जाता है? तो वित्त विधेयक दोस्तों। विनियोग विधेयक पर जो शस्त्र पारित किया जाता है वो वित्त विधेयक का होता है दोस्तों। कौन सा विधेयक बजट शस्त्र में विनियोग विधेयक के साथ साथ पारित किया जाता है? तो वित्त विधेयक दोस्तों। जितना क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, चैप्टर नंबर 18 है दोस्तों, भारत की आकस्मिक निधि दोस्तों। भारत की आकस्मिक निधि हम लोग देखते हैं 274, भारत का आकस्मिक निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान का अनुच्छेद 267 संसद और राज्य विधानमंडलों को भारत का राज्य आकस्मिक निधि को सृजित करने की शक्ति देता है दोस्तों। आपका ये सही है। यह निधि भारत की आकस्मिकता अधिनियम 1950 द्वारा लागू की गई, ये भी सही है। यह अप्रत्याशित और अनपेक्षित व्यय को पूरा करती है, एक तीनों सही है दोस्तों आपका। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 19 न्यायपालिका दोस्तों। चलिए देखते हैं 275 देखिए, कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान भाग 6 में संघीय न्यायालय का उल्लेख है, सही है दोस्तों। उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में किया गया है दोस्तों। आपका दोनों सही है। 276 देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निम्नलिखित में कौन सी योग्यता होनी चाहिए दोस्तों? वह भारत का नागरिक हो, वह किसी भी उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, और राष्ट्रपति की दृष्टि से कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो दोस्तों। आपका सभी सही है दोस्तों। 277 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत के संविधान के अंतर्गत की गई है, सही है दोस्तों। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक या मुख्य न्यायाधीश की संख्या 33, एक मुख्य न्यायाधीश और तथा 33 अन्य न्यायाधीश है दोस्तों, कुल 34 हो गए दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय की अस्थायी पीठ नई दिल्ली में है, किंतु भारत की मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के बाहर बैठक आयोजित कर सकता है। आपका तीनों सही है दोस्तों। फिर देखिए चौथा आपका गलत है। भारत तथा अन्य देशों के मध्य झगड़े सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं दोस्तों। ये आपका गलत है दोस्तों, आरंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 278 देखिए, परामर्शदात्री अधिकार दोस्तों आपका अनुच्छेद 143 के अंतर्गत आता है दोस्तों। किस अनुच्छेद के तहत? 143 दोस्तों। अभिलेख न्यायालय दोस्तों ये आता है 129 के अनुच्छेद 129 के तहत दोस्तों अभिलेख न्यायालय आता है। फिर देखिए आपका हो गया पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार दोस्तों, ये आता है आपका 137 अनुच्छेद के अनुसार दोस्तों। पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार किस में आता है? अनुच्छेद 137 के तहत दोस्तों। और मौलिक अधिकारों का संरक्षण दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत आता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 279 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? गलत पूछा है, चलिए देखते हैं। वायबी चंद्रचूड़ सबसे अधिक लंबे और सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश पद पर रहे दोस्तों। आपका सही है। पीआईएल के समय मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती थे दोस्तों। पीआईएल के समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे भारत के? पीएन भगवती दोस्तों। और जो गलत जो है दोस्तों आपका सी है। संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने बेंच की संख्या कम से कम 7 होनी चाहिए दोस्तों। ये गलत है दोस्तों, 7 की जगह दोस्तों यहाँ 5 होगा, इसलिए आपका ये लाइन गलत है दोस्तों। हम लोग क्वेश्चन नंबर 280 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय का गठन की बात करता है दोस्तों? अनुच्छेद 214 दोस्तों। फिर से देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के गठन की बात करता है? अनुच्छेद 214 दोस्तों। 281 देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे परामर्श लेता है दोस्तों? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से लेता है। किससे लेता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से दोस्तों। 282 देखिए, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय क्षेत्राधिकार दोस्तों। देखिए बंबई में आता है आपका महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दीव दोस्तों। ये आगे देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों। जो सुमेलित है उसको पढ़ रहे हैं। बम्बई में क्या क्या आ रहा है? कौन कौन आ रहा है? महाराष्ट्र आ रहा है,
गोवारा, दमन और दीवारा दोस्तों। चलिए फिर कलकत्ता के क्षेत्राधिकार में देखिए कौन कौन आता है। पश्चिम बंगाल है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों। फिर मद्रास में देखिए, मद्रास में आपका तमिलनाडु है और पुडुचेरी है दोस्तों। गुवाहाटी आपका गलत है। असम, नागालैंड, मिजोरम एवं सिक्किम नहीं है दोस्तों, ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 283 देखिए, पेटेंट और डिजाइन, उत्तराधिकार, भूमि प्राप्ति आदि मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय अपने किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत करता है दोस्तों? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत करता है। फिर से देखिए, पेटेंट और डिजाइन, उत्तराधिकार, भूमि प्राप्ति आदि मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय अपने किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत करता है? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत करता है दोस्तों। 284 देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित प्रश्न पर कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? जो सही है उसको पढ़ते हैं पहले। भारत का नागरिक हो, कम से कम किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, इन्हें राज्यपाल पद की शपथ दिलाता हो, इन्हें राज्यपाल पद की शपथ दिलाता है। लेकिन जो गलत है आपका डी है दोस्तों। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने की तिथि 65 वर्ष नहीं है दोस्तों, ये 62 वर्ष है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन 285 चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? चलिए देखते हैं। जो सही है उसको पहले पढ़ते हैं हम लोग। वह भारत के नागरिक की स्वतंत्रता के संरक्षण के रूप में कार्य करता है। यह संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। फिर देखिए, इसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद की छानबीन करने का अधिकार है। इसे राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद की छानबीन करने का अधिकार है दोस्तों। लेकिन कौन सा क्वेश्चन पूछा है गलत दोस्तों? तो गलत आपका सी है। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रक्षक के रूप में कार्य करता नहीं दोस्तों, ये मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कार्य करता है दोस्तों। 286 देखिए। चलिए हम लोग स्थापना देखते हैं। इलाहाबाद की स्थापना कब हुआ दोस्तों? इलाहाबाद का जो स्थापना हुआ आपका 1866 में हुआ दोस्तों। कब हुआ इलाहाबाद की स्थापना? 1866 दोस्तों। अब पटना की स्थापना कब हुआ? पटना में जो न्यायालय है दोस्तों, इसकी स्थापना आपका 1916 में हुआ दोस्तों। कब हुआ? 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ दोस्तों। और देखिए, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों 1966 में हुआ। कब हुआ? 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ दोस्तों। और सिक्किम की उच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों 1975 में। 1975 में सिक्किम का हुआ दोस्तों। और त्रिपुरा का दोस्तों 2013 में हुआ। फिर से एक बार देख लिया जाए। इलाहाबाद का दोस्तों उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुआ। पटना का 1916 में हुआ। दिल्ली का 1966 में दोस्तों। सिक्किम का 1975 में। त्रिपुरा का 2013 में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 287 देखिए, निम्न में से कहाँ पहली लोक अदालत बैठी थी दोस्तों? निम्न में से कहाँ पहली लोक अदालत बैठी थी? तो दिल्ली में पहली लोक अदालत बैठी थी दोस्तों। कहाँ पे? दिल्ली में। 288 देखिए, भारत सरकार के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया दोस्तों? 1986 में दोस्तों। भारत सरकार जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? 1986 में। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सीएटी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही है उसको पढ़ते हैं। इसका प्रावधान अनुच्छेद 323 के ए में है दोस्तों, किया गया है। इसका अध्यक्ष उच्च न्यायालय के वर्तमान अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। इस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जिस समय ये लाया गया था दोस्तों, उसमें भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे दोस्तों। और जो गलत है आपका, सीएटी का गठन 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1983 के तहत किया गया दोस्तों। ये लाइन आपका गलत है। चलिए 290 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन गांधी जी के सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? तो लोक अदालत। लोक अदालत जो है दोस्तों गांधी जी के सिद्धांत पर आधारित है। 291 देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया था दोस्तों? तो 1993 में दोस्तों। कब अपनाया गया था? 1993 में। इसे देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? 1993 में दोस्तों। चलिए हम लोग सुनाने देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद 122 में दोस्तों। फिर से देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया? तो 122 में दोस्तों। 293 देखिए, राज्य की कार्यपालिका देखिए, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका प्रमुख होता है दोस्तों। आपका सही है। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आपका दोनों सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। संविधान के अनुसार राज्यपाल पद नियुक्त होने के लिए अर्हताएं होनी चाहिए दोस्तों।
वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और वह किसी राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने योग्य हो और वह किसी प्रकार के लाभ के पद ना हो दोस्तों। आपका सभी सही है दोस्तों। 295 देखिए, राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों। जो सत्य है उसके बारे में देखते हैं हम लोग पहले। देखिए, वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, ये आपका सत्य है दोस्तों। वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता, ये भी बात सही है दोस्तों। उसके पास आपातकालीन शक्ति नहीं है दोस्तों। और मृत्यु कौन सा सत्य नहीं है दोस्तों, मृत्यु दंड क्षमा राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल नहीं करते दोस्तों, ये आपका गलत है। 296 चलिए, निम्नलिखित में कौन कौन सी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं दोस्तों। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, फिर ये है दोस्तों। फिर देखिए, फिर आपका राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना दोस्तों। 1 और 3 है दोस्तों, 4 भी आपका नहीं है दोस्तों। ये हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 297 देखिए, इसका मिलान गलत है। राज्यपाल का कार्यकाल दोस्तों 100 अनुच्छेद 100 जो सही है उसको पढ़ते हैं। 56 है दोस्तों, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है दोस्तों, अनुच्छेद 164 के तहत दोस्तों। फिर राज्यपाल की क्षमा दान की अनुच्छेद 161 के तहत दोस्तों। राज्यपाल की शपथ दोस्तों 160 नहीं है दोस्तों, 155 के तहत होगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, 155 नहीं होगा, 159 के तहत दोस्तों राज्यपाल की शपथ दिलाता है दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दोस्तों। 298 देखिए, राज्यपाल का वेतन दोस्तों, चलिए देखते हैं हम लोग। राज्यपाल का वेतन दोस्तों 3.5 लाख रुपया है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के वेतन 2,80,000 है दोस्तों। कितने? 2 लाख। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के वेतन 2,80,000 है दोस्तों। और देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन 2.5 लाख है दोस्तों। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन 2.5 लाख है दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष का वेतन 4 लाख है दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कितना है? 4 लाख रुपया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 299 देखिए, कौन सा एक राज्यपाल का वित्तीय अधिकारी नहीं है दोस्तों। जो है उसको पढ़ते हैं। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाता है, सही है दोस्तों। विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है, ये भी सही है। राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, ये भी सही है दोस्तों। जो गलत है आपका डी है दोस्तों। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल हस्ताक्षर के बाद अधिनियमित होता है, ये जरूरी नहीं है दोस्तों। 300 देखिए, राज्य विधान परिषद के विषय में सही है। देखिए, किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में की गई है दोस्तों, सही है। यह एक अस्थायी सदन है तथा इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। यह राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है दोस्तों। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है दोस्तों। आपका तीनों कंक्लूजन सही है दोस्तों। 301 देखिए, राज्य और विधान परिषद सीटों की संख्या देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीट दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा 100 सीट है दोस्तों। और कर्नाटक में आपका सीटों की संख्या 75 है दोस्तों। महाराष्ट्र में सीटों की संख्या दोस्तों 75 है। बिहार में सीटों की संख्या दोस्तों कर्नाटक में सीटों की संख्या दोस्तों आपका 75 नहीं है दोस्तों, आपका हो जाएगा 78 दोस्तों। महाराष्ट्र में जो सीटों की संख्या 78 होगा दोस्तों। कितना? 78। बिहार में आपका 75 होगा दोस्तों। बिहार में 75 होगा। और आंध्र प्रदेश में दोस्तों 58 है दोस्तों। आंध्र प्रदेश में कितना है? 58 दोस्तों। फिर से इसको रिपीट कर लिया जाए क्योंकि बार बार पूछा जाता है दोस्तों। देखिए, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीटों की संख्या 100 है दोस्तों। कर्नाटक में आपका 75 है। महाराष्ट्र में 78 है। बिहार में 75 है। आंध्र प्रदेश में 58 है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 302 देखिए, किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है दोस्तों।
जिसमें उसको देखते हैं उत्तर प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटक है दोस्तों, आपका मध्य प्रदेश नहीं है दोस्तों, इसलिए नहीं का आंसर आपका बी है दोस्तों। 303 देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है? किसी भी अवस्था में विधान परिषद की कुल संख्या 60, विधान परिषद कुल संख्या 60 से कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों, 60 नहीं, आपका ये गलत है दोस्तों, 40 से कम नहीं होनी चाहिए। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष, ये सही है। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, ये भी सही है दोस्तों। अब विधान परिषद के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है, तीनों सही दोस्तों। आपका जो गलत है, आपका ये गलत है दोस्तों। 304 देखिए, यदि किसी राज्य विधान परिषद के सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे दोस्तों? तो उप सभापति को देंगे। किसको देंगे? उप सभापति को दोस्तों। 305 देखिए, यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक नहीं लौटाती है तब दोस्तों वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। फिर से देखिए, यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तब वह दोनों सदनों के द्वारा पारित माना जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 306 देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो जो सही है उसको पढ़ते हैं। कानून बनाने में विधान परिषद भाग लेता है दोस्तों। फिर देखिए, विधान परिषद मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता दोस्तों, ये भी सही है। धन विधेयक के मामले में विधान परिषद के अधिकार नहीं बराबर होते दोस्तों। धन विधेयक जैसे मामले में विधान परिषद के अधिकार जो है वो उतना मायने नहीं रखता है दोस्तों, उसके बराबर नहीं होता है। और जो गलत है दोस्तों, गलत आपका बी है। मंत्रियों के प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को नहीं है, ये है दोस्तों, यहाँ पे नहीं, ये गलत है। 307 देखिए, विधान परिषद की गणपूर्ति कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है दोस्तों? 1/10% दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 308 देखिए, विधान परिषद में बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय के अधिक अंतर नहीं होना चाहिए दोस्तों? तो 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए दोस्तों। 309 देखिए, विधान परिषद के एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होना अनिवार्य है दोस्तों? 2 बैठक होना अनिवार्य है दोस्तों। 310 देखिए, राज्य के विधान परिषद सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं तो 1/3 दोस्तों। फिर से देखिए, राज्य के विधान परिषद के सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं तो 1/3 दोस्तों। 311 देखिए, भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाता है दोस्तों? अनुच्छेद 1/3 दोस्तों। भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाता है? 1/3 दोस्तों। 312 देखिए, राज्यपाल अधिक से अधिक कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है दोस्तों? तो राज्यपाल अधिक से अधिक कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है दोस्तों? कोई निश्चित संख्या नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग 313 देखते हैं। 12 सदस्यों को मनोनीत करता है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन में नहीं दिया, इसलिए कोई निश्चित सीमा नहीं बताया गया इसमें दोस्तों। चलिए 313 देखते हैं दोस्तों। भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों को कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है दोस्तों? 1/3। कितना? 1/3 दोस्तों। 314 देखिए, विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालय के स्नातकों द्वारा चुना जाता है दोस्तों? तो 1/12 भाग दोस्तों, 1/12 भाग। 315 देखिए, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होते हैं दोस्तों? तो 1/12 सदस्य इसमें भी दोस्तों। कितने? 1/12 सदस्य दोस्तों। यदि हम लोग आगे चलते हैं, 316 देखिए, राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए करते हैं विचार हम लोग। राज्य के विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 171 के तहत किया? गलत है दोस्तों। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और विशेष परिस्थिति में राज्यपाल इसे पूर्व विघटित कर सकता है दोस्तों। सही है। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष, ये भी सही है दोस्तों। ये गलत है दोस्तों। राज्य विधानसभा गठन का जो अनुच्छेद 171 है ये गलत है दोस्तों। ये 168 के तहत गठन किया गया था दोस्तों, इसलिए आपका एक गलत हुआ। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 317 देखते हैं। कौन सा कथन और सत्य है दोस्तों? जो सत्य है उस पर चर्चा करते हैं। किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 होती है। आपात में गोवा, सिक्किम दोस्तों। सही है दोस्तों। विधानसभा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाती है और साथ साथ संसद की तरह समवर्ती सूची पर भी कानून बना सकती है, ये भी सही है आपका। विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर SC और ST का आरक्षण अनुच्छेद 332 है दोस्तों।
ये भी बात आपका सही है। तो गलत जो है दोस्तों, अश्वेत पूछा है तो अश्वेत आपका बी है दोस्तों। विधानसभा में सत्रावासन के आदेश विधानसभा अध्यक्ष देते हैं, ये नहीं है दोस्तों। सत्रावासन का आदेश लोक विधानसभा के सत्रावासन का जो आदेश है दोस्तों, ये राज्यपाल देता है दोस्तों, विधानसभा अध्यक्ष नहीं देते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 318। भारतीय संविधान का यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है दोस्तों? मिजोरम इसका अपवाद है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 319 देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है दोस्तों? तो लक्षद्वीप में विधानसभा अस्तित्व में नहीं है दोस्तों। चलिए 320 देखिए, इसका मिलान गलत है दोस्तों। तो जो सही है उसको देखते हैं। महाराष्ट्र 288 सही है दोस्तों। मध्य प्रदेश 230 सही है दोस्तों। बिहार 243 सही है दोस्तों। पश्चिम बंगाल 292 ये गलत है। यहाँ 294 है दोस्तों। चलिए हम लोग 321 देखते हैं। किन दो राज्यों को विधानसभा की सीटों की संख्या बराबर है दोस्तों? हरियाणा और छत्तीसगढ़ की विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों बराबर, दोनों में दोस्तों 90-90 है विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों। 32 देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता था दोस्तों, सही बात है दोस्तों। इस राज्य विधानसभा में 2 महिलाओं को मनोनीत राज्यपाल करता था दोस्तों, दोनों सही है दोस्तों। चलिए 323 देखते हैं। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव दोस्तों विधानसभा के सदस्य करता है दोस्तों। 324 देखिए, अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है दोस्तों। 325 देखिए, विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? तो शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष के पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उनको शपथ की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। 326 देखिए, कौन सा औसत है दोस्तों? जो सहित है उसको पढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों, सही है। फिर देखिए, कोई विधेयक धर्म विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है, ये भी सही है। राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 30% सीटें आरक्षित है दोस्तों, ये भी सही है। लेकिन आपका बी गलत है दोस्तों। विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने का से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राज्यपाल को देनी होती है दोस्तों। ये आपका औसत है दोस्तों। राज्यपाल को सूचना नहीं देनी पड़ती है दोस्तों, सदन का सचिव को देना पड़ता है। किसको? सदन का सचिव को दोस्तों। चलिए हम लोग 327 देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है दोस्तों? अनुच्छेद 164 के तहत दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 328 देखिए, मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का गए पूर्व की सहायता देखिए दोस्तों। मुख्यमंत्री ही राज्य शासन का प्रमुख होता है दोस्तों। मुख्यमंत्री ही राज्य शासन का प्रमुख प्रवक्ता होता है और मंत्रिपरिषद बैठकों की अध्यक्षता करता है दोस्तों। आपका एक सही है। फिर मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाता है। नेक्स्ट देखिए, राज्यपाल के सारे अधिकार का उपयोग मुख्यमंत्री करता है दोस्तों। आपका तीनों सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 329 देखिए, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है दोस्तों? राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषदों में मंत्रियों की संख्या न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? 12 दोस्तों। 330 देखिए, राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी होती है मुख्यमंत्री दोस्तों। 331 देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मुख्यमंत्री दोस्तों। 332 देखिए, कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? जो सत्य है उसको पढ़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेश का शासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है, ये सही है दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेश का शासन राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है। और चंडीगढ़ का प्रशासक मुख्य आयुक्त कहलाता है दोस्तों। हरियाणा का राज्यपाल ही चंडीगढ़ के प्रशासक यानी मुख्य आयुक्त होते हैं दोस्तों। लेकिन आपका बी गलत है दोस्तों। दिल्ली और पुडुचेरी प्रशासकों को उपराज्यपाल कहा जाता है दोस्तों।
ये बात आपका असत्य है दोस्तों। दिल्ली के सिर्फ कहे जाते हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल को कहे जाते हैं, और पुडुचेरी को प्रशासक कहते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी के प्रशासकों को उपराज्यपाल नहीं दोस्तों, ये दोनों ये लाइन गलत है। चलिए 323 देखते हैं हम लोग। जब कोई विधेयक विधानसभा से पारित होकर विधान परिषद में आता है तो विधान परिषद विधेयक को स्वीकार कर सकती है, विधेयक में संशोधन कर सकती है, विधेयक को अस्वीकार भी कर सकती है। तो आपका तीनों सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, केंद्र राज्य के संबंध देखते हैं। चैप्टर नंबर 22 है। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, देखिए विधान परिषद को किसी धन विधेयक को कितने दिनों तक वापस विधानसभा में लौटाना पड़ता है दोस्तों? 14 दिन के भीतर दोस्तों। 335 देखिए, भारत में केंद्र राज्य संबंध और संघवाद प्रणाली की अवधारणा किस देश की संविधान से ली गई है? तो कनाडा के संविधान से दोस्तों। 336 देखिए, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के निम्न में से कौन सी शक्ति का विभाजन की परिधि से बाहर रखा गया है दोस्तों? न्यायपालिका को। फिर से देखा जाए क्वेश्चन दोस्तों, VVI है। भारतीय संविधान में केंद्र और तथा राज्य के निम्न में से कौन सी शक्ति का विभाजन की परिधि से बाहर रखा गया? तो न्यायपालिका को दोस्तों। 337 देखिए, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों की विभाजन निम्नलिखित में से किस योजना पर आधारित है दोस्तों? तो 1935 भारत शासन अधिनियम की योजना पे आधारित है दोस्तों। किस योजना पे? 1935 के भारत शासन अधिनियम योजना पे दोस्तों। 338 देखिए, इसका मिलान गलत है बोला गया है दोस्तों। देखिए रेलवे संघ के अंतर्गत आता है, सही है दोस्तों। जनगणना आपका समवर्ती सूची में आता है दोस्तों। ये गलत है दोस्तों। भू राजस्व आपका राज्य में आता है, राष्ट्रीय जल मार्ग दोस्तों समवर्ती में आता है। लेकिन जनगणना जो है दोस्तों ये आपका संघ में आएगा दोस्तों, संघ सूची के विषय में आएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 339 देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया दोस्तों? तो देखिए वन शिक्षा किया गया दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण पर परिवार नियोजन ये भी किया गया, बाट माप और जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा दोस्तों, ये सब दोस्तों समवर्ती सूची में ट्रांसफर किया गया दोस्तों। 340 देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसे अपशिष्ट शक्तियां दी गई दोस्तों? अपशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी गई दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसे अपशिष्ट शक्तियां दी गई है? तो केंद्र के पास अपशिष्ट शक्तियां दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 341 देखिए, राष्ट्रीय आपात एवं राष्ट्रपति शासन के समय राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है दोस्तों? ये संसद को है दोस्तों। किसे प्राप्त है? संसद को। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 342 देखते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकता है दोस्तों? अनुच्छेद 253 के तहत दोस्तों। किस अनुच्छेद के तहत? 253 के तहत दोस्तों। चलिए 343 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्ति का स्रोत नहीं है दोस्तों? तो कृषि कर दोस्तों राजस्व प्राप्ति का केंद्र सरकार का कर नहीं है दोस्तों। निर्यात शुल्क है, विदेशी ऋण है, शेयर बाजार है दोस्तों। 344 देखिए, केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में किस आयोग का गठन नहीं किया गया दोस्तों? ये गायपुरिया समिति का नहीं किया गया दोस्तों। इसके बाद जो किया गया उसको पढ़ते हैं दोस्तों। प्रशासनिक सुधार आयोग किया गया, केंद्र राज्य विवादों को सुलझाने के लिए राजमंदार आयोग भी किया गया, और भगवान सहाय समिति भी किया गया दोस्तों। लेकिन यहाँ नहीं पूछा तो नहीं आपका गायपुरिया समिति होगा दोस्तों। 345 देखिए, कुछ मामले में संघ और राज्यों के ऊपर नियंत्रण दोस्तों ये होता है अनुच्छेद 257 के तहत। अनुच्छेद 257 के तहत होता है। अंतर्राज्यीय नदी तथा नदी घाटी विवाद दोस्तों ये होता है अनुच्छेद 262 के में है दोस्तों। अंतर्राज्यीय नदी अथवा अंतर्राज्यीय नदी अथवा नदी घाटी विवाद 262 दोस्तों। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान दोस्तों ये आपका है अनुच्छेद 275 दोस्तों। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 275 है दोस्तों। और देखिए, संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए कर दोस्तों ये आपका है दोस्तों अनुच्छेद 268 में। अनुच्छेद 268 दोस्तों। और राज्यों द्वारा लिया गया उधार दोस्तों ये आपका है साथियों अनुच्छेद 293 में। फिर से एक बार मिला लिया जाए। कुछ मामले को संघ का राज्यों के ऊपर नियंत्रण दोस्तों अनुच्छेद 257 के तहत है। और अंतर्राज्यीय नदी और अथवा नदी घाटी विवाद दोस्तों अनुच्छेद 262 के तहत है। फिर कुछ राज्यों को संघ से अनुदान दोस्तों 275 अनुच्छेद के तहत है। अब संघ द्वारा आरोपित
किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए कर दोस्तों अनुच्छेद 268 के तहत है, और राज्यों द्वारा लिया गया उधार दोस्तों अनुच्छेद 293 के तहत है। ये चैप्टर नंबर 23 है दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद। देखते हैं हम लोग 346। देखिए कौन सा कथन सही है, तो अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है दोस्तों। सही है। पहली बार 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई थी दोस्तों। आपका दोनों सही है दोस्तों। 347 देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार की जाती है, तो वर्ष में 3 बार की जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार की जाती है, 3 बार दोस्तों। नीति आयोग देखिए 348, नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन औसत है दोस्तों, तो नीति आयोग की स्थापना 215 में मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत की गई है। यह आपका सही है दोस्तों। यह सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में भी कार्य करती है, ये भी सही है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ये भी सही है दोस्तों। लेकिन नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे दोस्तों, ये आपका गलत है। गुलजारी लाल नंदा जो है दोस्तों, ये आपका गलत है। अरविंद पनगड़िया होगा, क्या होगा, अरविंद पनगड़िया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 25 चलते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद। 349 देखिए, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को की गई दोस्तों, आपका सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद की योजना नीति आयोग का एक अंग है दोस्तों, ये भी सही है आपका। नीति आयोग का अंग नहीं है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद नीति आयोग का अंग नहीं है दोस्तों, यहाँ अंग है दिया हुआ, ये गलत है। तीसरा देखिए, योजना नीति आयोग का सचिव, योजना यानी नीति आयोग का सचिव ही इसका सचिव होता है दोस्तों, ये सही है। फिर देखिए, के संथानम राष्ट्रीय विकास परिषद के सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी दोस्तों, आपका 1, 3 और 4 सही है दोस्तों। 350 देखिए, कौन सा संस्था आयोग केंद्र व राज्य सरकार के बीच सेतु का कार्य करती है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद दोस्तों। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है केंद्र और राज्यों के बीच सेतु की तरह कार्य करती है दोस्तों। लोक सेवा आयोग। चलिए चैप्टर नंबर 26 चलते हैं हम लोग। 351 देखिए, लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो सर्वप्रथम 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, सही है दोस्तों। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये भी सही है। और इसकी कार्यकाल 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक होती है दोस्तों, ये भी सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को राज्यपाल नहीं हटा सकता है दोस्तों। आपका तीनों सही है दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रपति हटाता है इसे। आपका चारों सही है दोस्तों। 352 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है दोस्तों। चलिए जो सही है उसको पढ़ते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग कार्यकाल 6 वर्ष से लेकर 62 वर्ष तक की आयु तक है। फिर संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, ये भी सही है। वर्तमान में इसकी संख्या 10 है दोस्तों, ये भी सही है। लेकिन जो गलत है आपका, ये गलत है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कार्यकाल के बीच उच्च न्यायालय प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति हटा सकता है दोस्तों। क्या बोला गया, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कार्यकाल के बीच उच्च न्यायालय के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति हटा सकता है दोस्तों, ये आपका गलत है। राज्यपाल हटा सकता है दोस्तों तब। चलिए 27 देखते हैं, वित्त आयोग दोस्तों। 353 देखिए, चलिए कौन सा कथन सही है। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, ये आपका सही है दोस्तों। अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष करता है दोस्तों, ये भी सही है। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के 1 के तहत किया जाता है दोस्तों। आपका तीनों कथन सही है दोस्तों। इसका मिलान गलत है दोस्तों, जो सही है उसको पढ़ते हैं। पहला जो अध्यक्ष वित्त आयोग के थे दोस्तों, ये केसी नियोगी थे दोस्तों, आपका ये सही है। दूसरा के संथानम थे, और 15वां वित्त आयोग NK सिंह है दोस्तों। आप अभी 16वां जो है अरविंद पनगड़िया है दोस्तों, ये गलत है। चौथा वित्त आयोग सी रंगराजन नहीं थे दोस्तों, ये आपका गलत है। निर्वाचन आयोग देखिए 28वां 355, कौन सा सही है दोस्तों। निर्वाचन आयोग का वर्णन भाग 15 में किया गया है दोस्तों। और निर्वाचन आयोग की चर्चा अनुच्छेद 324 के से 329 तक की गई दोस्तों। आपका दोनों सही है। यह 1993 से 3 सदस्यीय आयोग, यह
1993 के 3 सदस्यीय आयोग है दोस्तों, आपका सभी सही है दोस्तों, इनमें से सभी दोस्तों। चलिए हम लोग 356 देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार किए। पहली बार ईवीएम का प्रयोग केरल में किया गया था दोस्तों। वीवीपैट का पहली बार इस्तेमाल नागालैंड में 2013 में किया गया था। वीवीपैट का दोस्तों आपका दोनों सही है दोस्तों। फिर से देखिए, पहली बार ईवीएम का प्रयोग केरल में किया गया था और वीवीपैट का पहली बार प्रयोग नागालैंड में 2013 में किया गया दोस्तों, दोनों सही है। 357 देखिए, किसका मिलान गलत है दोस्तों। समाजवादी पार्टी साइकिल चिन्ह सही है दोस्तों। अकाली दल दोस्तों तराजू है, ये भी सही है। मुस्लिम लीग सीढ़ी है दोस्तों, ये भी सही है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार दोस्तों ये आपका गलत है दोस्तों, कार नहीं है। 338 देखिए, राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं हम लोग। लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानमंडल चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी होता है दोस्तों। फिर से देखिए, राष्ट्रीय दल दर्जा प्राप्त करने के लिए लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानमंडल चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों के 6% करना जरूरी हो गया। फिर दूसरा देखिए, इसे किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होगी दोस्तों। इसे किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होगी और लोकसभा में 2% सीटें हो और कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो। लोकसभा में 2% सीटें हो और कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो, तो तीनों आपका सही है दोस्तों, सभी, तब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा दोस्तों। 359 देखिए, कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है दोस्तों। जो कार्य है उसको देखते हैं। चुनाव क्षेत्र के परिसीमन करना, मतदाता सूची को तैयार करना, ये सब कार्य है दोस्तों। विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता देना, ये भी कार्य है। लेकिन निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय करता है या सर्वोच्च का रहेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा दोस्तों। ये आपका उसका काम नहीं है दोस्तों। परिसीमन आयोग देखते हैं 29वां चैप्टर। 360 देखिए, परिसीमन आयोग के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन आयोग गठन अनुच्छेद 82 के तहत की जाती है दोस्तों, ये गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। परिसीमन आयोग के आदेश को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, सही है दोस्तों। यह एक संवैधानिक निकाय है दोस्तों, आपका 2-3 सही है दोस्तों। चलिए 361 दोस्तों देखते हैं दोस्तों, किसका मिलान गलत है। जो सही है उसको पढ़ते। पहला परिसीमन आयोग दोस्तों 1952 में आया, ये सही है। दूसरा परिसीमन आयोग दोस्तों 1962 में आया और चौथा परिसीमन दोस्तों 2002 में आया। लेकिन तीसरा परिसीमन आयोग दोस्तों 1982 में नहीं आया, ये आपका गलत है। 1973 होगा दोस्तों ये। चलिए हम लोग 362 चलते हैं। वैसे राज्य जिनका परिसीमन आयोग 2002 के द्वारा परिसीमन नहीं हो सका वे हैं दोस्तों असम, मणिपुर, झारखंड दोस्तों। कौन है? असम, मणिपुर, झारखंड दोस्तों। 363 देखिए, 2002 के परिसीमन के बाद अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? 412 है दोस्तों। भारतीय राज्य व्यवस्था और वरीयता क्रम देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था के वरीयता क्रम दोस्तों। 364 देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम को व्यवस्थित करना दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री और राज्य के राज्यपाल दोस्तों। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दोस्तों। तो पहले कौन आएंगे? पहले आएंगे दोस्तों, पहले आपका 3 नंबर का आएगा राज्य का राज्यपाल दोस्तों। फिर आपका दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष आएगा दोस्तों। फिर आपका कैबिनेट मंत्री आएगा। उसके बाद फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आएगा दोस्तों। 3, 1, 2, 4 आएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं। 3, 1, 2, 4 यहाँ पे है दोस्तों। 365 देखिए, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी दोस्तों मंत्रिमंडल सचिव है। सर्वोच्च शासकीय अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव दोस्तों। 366 देखिए, भारतीय न्यायाचार प्रोटोकॉल के अनुसार भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को वरीयता क्रम के अनुसार किस स्थान पर तालिका में रखा जाता है दोस्तों? ये 7 के क में रखा जाता है दोस्तों। 367 देखिए, निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर मुख्य चुनाव आयुक्त को वरीयता क्रम की सूची में शामिल किया गया दोस्तों? श्री सेवन को दोस्तों, श्री सेवन को। राजभाषा आयोग देखिए 368, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों? तो 8वीं अनुसूची में। संविधान की
कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में दोस्तों 369। देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? ये दोस्तों अनुच्छेद 343 से 351 तक दोस्तों, अनुच्छेद 343 से 351 तक दोस्तों। 370 देखिए कौन सा कथन सही है? प्रथम जो राजभाषा आयोग की नियुक्ति 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया दोस्तों, ये आपका सही है। 2 गलत है दोस्तों। भारत में कोई भी राजभाषीय आयोग नहीं है दोस्तों, कोई भी राजभाषीय आयोग राष्ट्रीय भाषा नहीं है दोस्तों। आपका 1 और 3 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग 371 देखते हैं। इसका मिलान गलत है दोस्तों, जो सही है उसको पढ़ते हैं। 343 संघ की राजभाषा हिंदी होगी, सही है। 345 तो राज्य की राजभाषा, और 346 गलत है दोस्तों। 346 में उच्चतम और उच्च न्यायालय की भाषा, ये गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 372 देखिए भाषाओं का विचार करिए और उपयुक्त में किसको सरकार ने श्रेय और क्लासिक भाषाएं घोषित किया दोस्तों? तो कन्नड़ या तेलुगु दोस्तों, राजस्थानी नहीं है। शास्त्रीय भाषा दोस्तों आपका क्लासिकल भाषा 6 है दोस्तों। 373 देखिए भारत के राष्ट्रपति किस प्रकार आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है दोस्तों? चलिए हम लोग भारत के राष्ट्रपति किस प्रकार आपातकाल की घोषणा कर सकता है? राष्ट्रीय आपात, राज्य की संवैधानिक आपात और वित्तीय आपातकाल दोस्तों, इसमें सभी होगा दोस्तों। 374 देखिए राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? युद्ध दोस्तों, वायु आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह दोस्तों, सभी में हो जाएगा। 375 देखिए आंतरिक और शांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई? 1 बार दोस्तों। 376 देखिए कौन सा कथन राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में सही नहीं है दोस्तों? जो सही उसको पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है, सही है दोस्तों। फिर 44वां संविधान संशोधन 352 के अधीन उद्घोषण संपूर्ण भारत में या उसके किसी भी भाग में की जा सके। फिर राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित नहीं की जाती है दोस्तों, ये भी सही है। और ये आपका गलत है। राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं कर सकता दोस्तों, यहाँ नहीं दिया इसलिए गलत है। आप ये गलत हो गया। चलिए 377 देखते हो। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है दोस्तों अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबन दोस्तों। राष्ट्रीय आपात की घोषणा में स्वतः क्या होता है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है दोस्तों। 378 देखिए राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है दोस्तों? तो वैसे ही बना रहता है। राष्ट्रीय आपातकाल में संघीय प्रकृति क्या होता है? वैसे ही बना रहता है दोस्तों। 379 देखिए युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद और अनुमोदन होना चाहिए दोस्तों 1 महीना में। युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद और अनुमोदन होना चाहिए 1 महीने के भीतर दोस्तों। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है दोस्तों? 1 माह के भीतर। 381 देखिए किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है दोस्तों? राष्ट्रपति। किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? राज्यपाल दोस्तों। 382 तो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य दोस्तों अनुच्छेद 355 के अनुसार दोस्तों। 383 देखिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है दोस्तों? तो 3 वर्ष तक दोस्तों। 384 देखिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन को 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था दोस्तों? 12 माह दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 12 माह दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो 20 जून 1951 को दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 386 की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ था दोस्तों? केरल में लागू हुआ था। पंजाब में लागू हुआ था। पंजाब को हम पुराना नाम पेप्सू कहते हैं दोस्तों। इसे पुराना नाम क्या था? पेप्सू दोस्तों।
प्रथम बार राष्ट्रीय शासन किस राज्य में लागू किया गया था दोस्तों? तो पंजाब में। चलिए 387 देखते हैं। अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रीय शासन लागू रहा दोस्तों? तो ये जम्मू कश्मीर है। कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। चलिए 388 देखते हैं। निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20-21 के अतिरिक्त दोस्तों। तो अनुच्छेद 359 में ये प्रावधान किया गया दोस्तों। चलिए 389 देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 356 के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है दोस्तों। आपका ये सही है दोस्तों। इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है दोस्तों। ये भी आपका सही है दोस्तों। और तीसरा गलत है। चौथा देखिए, इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन के अनुमोदन किया जाना चाहिए दोस्तों। आपका 1, 3, 4 सही है दोस्तों। चलिए 390 देखते हैं। जब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की गई हो तो सभी मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित हो जाता है। इसके बाद है दोस्तों अनुच्छेद 20 और 21 दोस्तों। फिर से देखिए, जब राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा की गई हो तो सभी मौलिक अधिकारों का परिवर्तन के लिए न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित हो जाता है, लेकिन इसके अपवाद में 20-21 को छोड़ के दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। 391 देखिए, युद्ध के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का निम्नलिखित में से क्या प्रभाव होता है दोस्तों? तो केंद्रीय सरकार राज्यों को यह निर्देश दे सकती है कि वे राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग कैसे करें। फिर देखिए, मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाती है, ये बात गलत है ये सब दोस्तों। संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकता है दोस्तों। 1 और 4 आपका सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 392 देखिए, निम्नलिखित कथन कौन सा कथन सही है दोस्तों? चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल को 30 दिनों के अंदर लोकसभा से अनुमोदित होना चाहिए दोस्तों। राष्ट्रीय आपातकाल को 30 दिनों के अंदर लोकसभा से अनुमोदित होना चाहिए। और राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में संसद के बिना अनुमोदित के 2 माह तक रह सकता है दोस्तों। वित्तीय आपात की घोषणा को 2 महीने के भीतर दोनों सदनों की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है दोस्तों। वित्तीय आपात की घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है दोस्तों। अब इसलिए आपका तीनों कथन सही है दोस्तों। चलिए हम लोग जम्मू कश्मीर का विशेष संवैधानिक दर्जा पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। 393 देखिए, जम्मू कश्मीर का संविधान 17 नवंबर 1956 को अंगीकार किया गया था दोस्तों। आपका सही है दोस्तों। और संविधान के भाग 6 राज्यों के बारे में उपबंध है, अध्याय 1 के तहत अनुच्छेद 152 में राज्यों को परिभाषित किया गया दोस्तों। आपका दोनों सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 394 देखिए, भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य के स्वयं में लागू होता था, अनुच्छेद 1 और 370 का डी दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। 395, जब जम्मू कश्मीर का सदर रियासत यानी पदनाम कब बदल कर राज्यपाल कर दिया गया दोस्तों? जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का पहले नाम क्या था? सदर रियासत दोस्तों। पदनाम को कब बदल कर राज्यपाल कर दिया गया? देखिए चलते हैं 1965 में इस नाम को बदल दिया गया दोस्तों। 396 देखिए, संसद की संस्तुति से राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा अनुच्छेद 370 के परिवर्तन में न रहने की घोषणा कब की गई दोस्तों? तो 9 अगस्त 1919 को की गई। कब की गई थी? 9 अगस्त 1919 को दोस्तों। फिर से देखिए, संसद की संस्तुति से राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिघोषणा द्वारा अनुच्छेद 370 के परिवर्तन में न रहने की घोषणा कब की गई? 9 अगस्त 1919 दोस्तों। पंचायती राज देखते हैं हम लोग। 397 देखिए, भारत में यही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? लॉर्ड रिपन को। देखिए, भारत में यही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे मानते हैं? लॉर्ड रिपन को दोस्तों। 398 देखिए, पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है दोस्तों ग्राम पंचायत का। पंचायती राज जो है त्रिसोपान प्राथमिक भाग है ग्राम पंचायत का दोस्तों। 339 देखिए, पंचायती राज एक व्यवस्था है दोस्तों, स्थानीय स्तर पर स्वशासन की व्यवस्था है। सही बात है दोस्तों। जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की दोस्तों, ये भी सही है।
फिर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की है दोस्तों, आपका 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है दोस्तों, इसलिए 4 नहीं है दोस्तों, 1 2 3 है दोस्तों। चलिए हम लोग 400 देखते हैं। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या थी दोस्तों? इनमें सभी है दोस्तों। इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है दोस्तों। इनका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना। फिर दोस्तों जिला परिषद इसके सदस्य के रूप में कुछ संसद होते हैं। आपका तीनों सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 401 पंचायती राज संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? देखिए 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 को प्रभावी हुआ दोस्तों। कौन सा नहीं है? तो आपका ये नहीं है, जो है उसको देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन के युग्मों में एक अभिन्न अंग है दोस्तों, ये सही है। ये आपका गलत है दोस्तों, गलत पूछा इसलिए गलत ये है। देखिए यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप में जुड़ी संरचना है दोस्तों। फिर देखिए आगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के जी उसके महत्व को बढ़ाता है दोस्तों, ये भी सही है। 402 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में राज्यों में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई दोस्तों? राजस्थान। और दोस्तों एक राज्य और है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 403 देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है दोस्तों? बी आर मेहता को दोस्तों, यानी बलवंत राय मेहता को दोस्तों। 404 देखिए, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिशें के अनुसार कैसे है दोस्तों? जिला है प्रथम, फिर ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन दोस्तों। जिला है, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन दोस्तों। 405 देखिए, संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया है पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए। संविधान के 73वें संशोधन में प्रावधान किया दोस्तों कि पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए, महिलाओं के लिए सभी स्तरों में सीटों की आरक्षण के लिए, और राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों के फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण करें। और 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण दोस्तों। 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण है दोस्तों, यानी चारों है दोस्तों, अनुच्छेद चारों दोस्तों। 406 देखिए, 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वें अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे दोस्तों? 29 कार्य सौंपे गए दोस्तों। कितने? 29। 407 देखिए, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है दोस्तों? तो 6 माह के अंदर दोस्तों। फिर से देखिए क्वेश्चन एक बार, पंचायत के विघटन के उपरांत तो निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने के हेतु सही है? तो 6 महीने के भीतर दोस्तों। 408 देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? तो नागालैंड में नहीं है दोस्तों, नागालैंड में पंचायती राज संस्था नहीं है साथियों। चलिए 409 देखते हैं हम लोग, पंचायतों में नगरपालिका के संबंध में भारतीय संविधान किस वर्ष प्रावधान किया गया है दोस्तों? 1993 में दोस्तों। पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो 1993 दोस्तों। 410 देखिए, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव दोस्तों। 411 देखिए, इसका मिलान गलत है दोस्तों। अशोक मेहता समिति दोस्तों 1977, LM सिंघवी समिति 1986, 73वां संविधान संशोधन 1993 दोस्तों। बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों 1959 नहीं दोस्तों, 1957 में हुआ था। ये आपका गलत है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हम लोग आगे 412 देखते हैं। 74वां संविधान संशोधन संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों? देखिए, यह संशोधन नगरपालिकाओं से संबंधित है। सही है दोस्तों। इसे 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया, ये भी सही है। नगरपालिका के कुल 18 विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई दोस्तों। आपका तीनों सही है दोस्तों। चलिए हम लोग 413 देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम 29 सितंबर 1988 को डैश में स्थापित हुआ दोस्तों। तो पहला नगर निगम कहाँ हुआ? मद्रास में स्थापित दोस्तों। चलिए चैप्टर नंबर 35 देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद तथा
संविधान संशोधन दोस्तों देखिए 114 देखिए 104 में संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा संसद ने निम्न में से किस अनुच्छेद को निष्प्रभावित कर दिया दोस्तों? ये किया गया दोस्तों अनुच्छेद 331 और 333 को दोस्तों निष्प्रभावित कर दिया गया। 415 देखिए निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है जिसे किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है दोस्तों? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दोस्तों। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 21 दोस्तों। जीवन जीने का अधिकार दोस्तों 21 क के तहत है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण प्राप्त करता है दोस्तों? अनुच्छेद 49 दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण प्राप्त करता है? अनुच्छेद 49 दोस्तों। और 417 देखिए हाल ही में 3 तलाक मुद्दे को लेकर भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद के राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहारिक प्रयोग की बातें जोर पर है दोस्तों? अनुच्छेद 44 दोस्तों। 418 देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया दोस्तों? अनुच्छेद 18 के तहत। किस अनुच्छेद दोस्तों? अनुच्छेद 18। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिए गए? अनुच्छेद 18 के तहत दोस्तों। न्यायिक दोस्तों सॉरी, ये आपका अनुच्छेद 18 के तहत नहीं किया गया, ये आपका अनुच्छेद 17 के तहत किया गया दोस्तों। अनुच्छेद 17 के तहत दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग 419 देखते हैं। न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्निहित है दोस्तों? अनुच्छेद 13 हो गया, 32 हो गया और 226 हो गया दोस्तों। 32 में आपका सर्वोच्च न्यायालय है, 226 में राज्य का उच्च न्यायालय है दोस्तों। 420 देखिए भारतीय संविधान के भाग 2 में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान का उल्लेख है दोस्तों? 5 से 11 दोस्तों, 5 से 11। 421 देखिए कौन सा सही है दोस्तों? चलिए पहले जो सही है उसको पढ़ते हैं दोस्तों। भारत में संविधान का अनुच्छेद 16 केवल भारत के नागरिकों का उपलब्ध है दोस्तों, सही है। भारत में संविधान का अनुच्छेद 21 भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों के समान रूप से उपलब्ध है दोस्तों। दोनों सही है दोस्तों, आपका दोनों सही है। लेकिन भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 भारत के नागरिकों और विदेशियों दोनों को उपलब्ध है, ये दोनों को उपलब्ध नहीं है दोस्तों। हम लोग आगे चलते हैं। 422 देखिए विधान एवं नए राज्यों का शामिल करना दोस्तों, ये अनुच्छेद 2 में विधानतः नए राज्यों को शामिल करना, विधानतः नए राज्यों को संविधान शामिल करना अनुच्छेद 2 में है दोस्तों। समता का अधिकार अनुच्छेद आपका 14 है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दोस्तों, ये आपका अनुच्छेद 22 है दोस्तों। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 22 दोस्तों। राष्ट्रपति को विधेयक को अनुमति देने का अधिकार दोस्तों, ये आपका अनुच्छेद 111 में दोस्तों। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 111 दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 423 देखिए निम्नलिखित में से किसका सुमेलित सही है दोस्तों? देखिए अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा, ये आपका सही है दोस्तों। लेकिन अनुच्छेद 17 न्याय में समक्ष समानता, ये सब आपका गलत है दोस्तों। इसमें स्पष्टता का छुआछूत का अंत है। 78 संसद का गठन नहीं हुआ दोस्तों, संसद का 79 में हुआ है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 424 चलते हैं। निम्नलिखित में से 1 और 2 को मिलाना है दोस्तों, सूची 1 सूची 2 को दोस्तों। देखिए अनुच्छेद 323 का ए दोस्तों, ये हो गया आपका प्रशासनिक अधिकरण दोस्तों, प्रशासनिक अधिकरण। अब 324 दोस्तों निर्वाचन हो गया। 330 आपका हो गया साथियों लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण दोस्तों, 330 अनुच्छेद। और फिर 320 दोस्तों लोकसभा आयोग का कार्य दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 425 देखिए संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध प्रावधान किए गए? अनुच्छेद 371 के कॉम है दोस्तों। चलिए 426 देखते हैं। भारतीय संविधान के कोई भी संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है दोस्तों लोकसभा के द्वारा,
और राज्यसभा के द्वारा। आपका दोनों सही है, ये दोनों गलत है दोस्तों। 427 देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्ट आवश्यक है दोस्तों। तो संविधान के संघीय प्रावधान सही है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार और संविधान संशोधन की प्रक्रिया, नए राज्यों के निर्माण अथवा राज्यों की सीमाओं, ये नहीं है दोस्तों, ये आपका गलत है। इसलिए 1 2 3 सही है दोस्तों। चलिए 428 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विषय है जिन पर कम से कम आधे राज्यों और विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है दोस्तों। ये हो जाएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन, फिर दोस्तों संसद के राज्यों के प्रतिनिधित्व, फिर आपका 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची नहीं दोस्तों, किसी भी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, ये यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों। आपका 1 2 3 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 429 देखिए, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है दोस्तों। संविधान संशोधन विधेयक द्वारा दोस्तों, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, तो संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों। 430 देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है और निर्वाचन मंडल अपूर्ण है। तो दोस्तों 11वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों, किसना 11वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों। 431 देखिए, इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की अधिकतम संख्या 545 की निर्धारित की गई दोस्तों। 31वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों, सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद के किस संशोधन के तहत दिया गया दोस्तों, तो 35वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया दोस्तों। 433 देखिए, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया, तो 36वां राज्य संशोधन के द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया दोस्तों। 434 देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी दोस्तों। 41वां में दोस्तों, किसमें की थी, 41वां में कर दी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 435 देखिए, कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है दोस्तों, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 दोस्तों आपका मिनी संविधान माना जाता है। 436 देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन में दोस्तों। 437 देखिए, भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति 42वें संविधान अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई थी। न्यायपालिका की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम दोस्तों। चलिए हम लोग 438 देखते हैं, किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष प्रधानमंत्री के निर्वाचन के सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया था, तो 39वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों। 439 के 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितने प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया दोस्तों, तो 15% ही। लोकसभा में 545 जैसे मेंबर है दोस्तों, उसमें 15% ही मंत्री बन सकते हैं। 91वां संविधान संशोधन में ये बिल लाया गया दोस्तों। 440 देखिए, चलिए हम लोग देखते हैं। 18वां संविधान संशोधन दोस्तों हरियाणा है, 22वां संविधान संशोधन मेघालय है, और 55वां संविधान संशोधन अरुणाचल प्रदेश, और 56वां संविधान संशोधन दोस्तों गोवा है। आपका 1 2 3 4 है दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं 441 में, कौन सा सूचीबद्ध सूची दो को मिलाना है दोस्तों। न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति दोस्तों, न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति आपका 38वां संविधान संशोधन है दोस्तों। और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया गया दोस्तों, ये 44वां संविधान संशोधन से। अब मताधिकार की आयु 21 से 18 वर्ष घटाया गया दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन से। और उद्देशिका के पथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपका सी है 442 देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद ए और सी में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया दोस्तों, 57वां संविधान संशोधन 2011 के तहत दोस्तों सहकारी समितियां को जोड़ा गया। 443 देखिए, संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत
नेशनल कैपिटल क्षेत्र आता है दोस्तों 69वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों। 444 किस संविधान संशोधन ने शिक्षा के अधिकार प्रदान करने वाले एक नया अनुच्छेद 21 का ए संविधान में जोड़ा गया दोस्तों। 86वां संविधान संशोधन दोस्तों 21 का ए जोड़ा गया दोस्तों। 445 देखिए संविधान संशोधन के सुमेलित कीजिए। देखिए 13वां संशोधन दोस्तों 13वां संशोधन जो है नागालैंड से संबंधित है दोस्तों। 18वां संविधान संशोधन दोस्तों ये राज्य की पुनर्परिभाषित किया गया था दोस्तों। 39वां संविधान संशोधन दोस्तों दल बदल अधिनियम से। 52वां संविधान संशोधन दोस्तों राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति स्पीकर और प्रधानमंत्री चुनाव से है दोस्तों। फिर से देखिए 13वां संविधान संशोधन है नागालैंड से। 18वां संशोधन दोस्तों राज्य की पुनर्परिभाषित किया गया था। 39वां संशोधन दोस्तों दल बदल अधिनियम है। 52वां संशोधन दोस्तों आपका राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति स्पीकर और प्रधानमंत्री चुनाव चुनौती नहीं दी जा सकती दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 446 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम सामान्य श्रेणी की आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने की प्रावधान किया गया दोस्तों। 103वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों। 447 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारत बांग्लादेश सीमा समझौते से संबंधित है दोस्तों। तो 100वां संविधान संशोधन बांग्लादेश की सीमा से संबंधित है। 448 देखिए संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया दोस्तों। तो 101वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों। इस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 102वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों। चलिए विविध पर चर्चा करते हैं। 449 देखिए 1833 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों पर पहचानिए दोस्तों। देखिए इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम में कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद कार्यालय और रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा। 1833 के अधिनियम में बोला गया दोस्तों। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया दोस्तों। आपका दोनों सत्य है दोस्तों। चलिए 450 देखिए लॉर्ड कैनिंग के द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली के संदर्भ में कौन सी कथन और सत्य है दोस्तों। जो सत्य है उसको पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक या अधिक विभागों को प्रभावी बनाया जा सकता है। देखिए इस प्रणाली के तहत काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। और जो गलत है दोस्तों ये है बी, रेलवे मंत्रालय वायसराय के पास ही प्रभात के तौर पर रखना अनिवार्य है दोस्तों। ये अनिवार्य नहीं था दोस्तों। चलिए हम लोग 451 चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में बी.एन. गॉडगिल किस विभाग के मंत्री थे। तो कार्य एवं खान विभाग के थे दोस्तों। चलिए 452 देखिए किस देश की तरह संविधान सभा के वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया दोस्तों। तो फ्रांस के संविधान सभा के तहत दोस्तों। देखिए निम्नलिखित में किस देश की तरह संविधान सभा का वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया दोस्तों। तो फ्रांस की मॉडल के आधार पर दोस्तों। 453 देखिए संविधान निर्माण हेतु गठित उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ए.बी. ठक्कर थे दोस्तों। कौन थे। ए.बी. ठक्कर। चलिए 454 देखते हैं। 8 जुलाई 1946 को गठित कांग्रेस पार्टी द्वारा संविधान सभा के प्रारूप तैयार करने के लिए गण विशेषज्ञ समिति के सदस्य कौन थे दोस्तों। सभी थे दोस्तों। एन गोपालास्वामी अयंगार थे, D.R. गॉडगिल थे, हुमायूं कबीर था, के संथानम था दोस्तों। इनमें से सभी दोस्तों। 455 देखिए निम्नलिखित में वह यह किसने कहा था कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था दोस्तों कि भारत का जो संविधान है विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है दोस्तों। 456 देखिए भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण कहाँ से लिया गया। ये लिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के दौरान। 447 देखिए निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा दोस्तों। तो एन पालकीवाला दोस्तों प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा दोस्तों। VVI है दोस्तों। ये सब आज याद रखिएगा दोस्तों VVI है। 458 देखिए समाजवाद का वह स्वरूप जिसका उद्देश्य गरीबी, बीमारी, भुखमरी और अवसर की असमानता आदि को समाप्त करना होता है क्या कहलाता है दोस्तों। लोकतांत्रिक समाज कहलाता है। क्या कहलाता है। लोकतांत्रिक समाज दोस्तों। चलिए 459 देखते हैं। गोपालन मामले का संबंध है दोस्तों प्राण एवं
दैहिक स्वतंत्रता के लिए गोपालन मामले का संबंध है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 460 देखिए साथियों, निम्नलिखित में से किस आधार पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा? जो नहीं होगा ये बी ए है दोस्तों, लेकिन जो होगा उसको देखिए। यदि किसी दल का 1/3 सदस्य एक साथ पार्टी छोड़ दे तो, यदि किसी दल का 1/10 1/10 सदस्य पार्टी छोड़ दे, यदि किसी दल का 1/4 सदस्य पार्टी छोड़ दे। और जो नहीं होगा दोस्तों, यदि किसी दल का 2/3 सदस्य एक साथ पार्टी को छोड़ देता है, 2/3 नहीं 1/3 होगा दोस्तों, इसलिए यहाँ पे ये गलत है दोस्तों। 461 देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 2005 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 2005 में दोस्तों। 462 देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन थे? तो प्रधानमंत्री थे दोस्तों। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार के पदेन अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री थे दोस्तों। 463 देखिए, भारत में लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ दोस्तों? तो 2013 में हुआ था दोस्तों। भारत में लोकपाल और लोकपाल तथा लोकपाल के लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ था? 2013 में दोस्तों। 464 देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई दोस्तों? के संतानम समिति की सिफारिश पर दोस्तों। किस सिफारिश पर की गई थी? के संतानम समिति दोस्तों। 465 देखिए, राज्य सूचना आयोग किस प्रकार की संस्था है दोस्तों? तो संवैधानिक है। राज्य सूचना आयोग किस प्रकार के? संवैधानिक है दोस्तों। 466 देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 2005 में किया गया था दोस्तों। 467 देखिए, सम्मिलित करना आयोग और मंत्रालय दोस्तों। चलिए हम लोग करते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग दोस्तों कार्मिक मंत्रालय, क्या है? कार्मिक मंत्रालय। वित्त आयोग दोस्तों वित्त मंत्रालय। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग दोस्तों, ये जो है दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मंत्रालय आपका हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय होगा दोस्तों। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दोस्तों ये हो जाएगा जनजाति मामले का मंत्रालय दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 468 देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त होने के लिए योग्यता होनी चाहिए दोस्तों। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय का कार्यरत न्यायाधीश हो, ये भी दोनों हो जाएगा दोस्तों। दोनों की योग्यता एक योग्यता रखता हो। 469 देखिए, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसके अध्यक्षता में नियुक्त समिति की सिफारिश पर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को नियुक्त करता है? तो मुख्यमंत्री को दोस्तों। किसे? मुख्यमंत्री को। फिर से देखिए, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसके अध्यक्षता में नियुक्त समिति की सिफारिश पर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है? तो मुख्यमंत्री दोस्तों। 470 देखिए, मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? 1993 दोस्तों। किस वर्ष? 1993। 471 देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष कैग को केंद्रीय सरकार के लेखाओं के संकलन और अनुरक्षण में मुक्त कर दिया है दोस्तों? 1977 में दोस्तों। कब? 1977 में मुक्त कर दिया। 472 देखिए, संविधान का अनुच्छेद 350 से संबंधित है दोस्तों। तो भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी से दोस्तों। संविधान का अनुच्छेद 350 किससे संबंधित है? भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी से दोस्तों। 473 देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों? 338 का बी में है दोस्तों। किसमें? 338 का बी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 474 देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों के वेतन भत्ते आदि का निर्धारण किसके द्वारा दिया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 475 देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किया गया है दोस्तों? 89वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों। 476 देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का स्थापना किस वर्ष किया गया? तो 2004 में दोस्तों। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 2004 में किया गया। 477 देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली की शुरुआत की गई? तो अनुच्छेद 103 में दोस्तों। सॉरी दोस्तों, 103वें संविधान से नहीं, 101वें होगा दोस्तों। यहाँ पे गलत दिया गया है। वस्तु एवं सेवा कर की प्रणाली शुरुआत किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ? 101 में होगा दोस्तों। चलिए हम लोग 478 देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की जीएसटी काउंसिल स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 278 के तहत दोस्तों। 469 देखिए, जीएसटी काउंसिल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो दिल्ली में। जीएसटी काउंसिल का मुख्यालय दिल्ली में दोस्तों।
जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन थे? वित्त मंत्री थे। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन थे? वित्त मंत्री है दोस्तों। 481 जीएसटी की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 2017 में। जीएसटी काउंसिल की शुरुआत भारत में कब हुई? 2017 में। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर देखते हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर से जरूर कीजिए, कैसा है नया है। और दोस्तों चैनल को देखते हैं वीडियो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सपोर्ट, आपकी सपोर्ट बहुत जरूरी है दोस्तों। और अपने साथियों के बीच भी वीडियो शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।